हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है जी प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो जी अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जी प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट का क्या मतलब होता है? प्रिंट का मतलब होता है जी छापना। जैसे कि आज जो भी आपको बुक मिलती है ना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, जो भी बुक्स हैं आपके पास, वो सारी की सारी प्रिंटेड है। यस और नो? मशीनों से छपी हुई है वो बुक। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर आज जो भी बुक्स है ना, वो सारी की सारी छपी हुई है, यानी मशीनों से छापा है उनको। तो सबसे पहले बुक छापने वाली मशीन किसने बनाई होगी और उसने सबसे पहले कौन सी बुक छापी होगी? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बुक छापने वाली मशीन जो थी वो जोहान गुटनबर्ग ने बनाई थी। कब? 1448 में। और उन्होंने सबसे पहले अपनी मशीन से बाइबल छापी थी। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है बाइबल। और उन्होंने 180 कॉपी छापी थी बाइबल की और उनको 3 साल लगे थे। आप बोलोगे सर इतना ज़्यादा टाइम, बट उस टाइम के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा फास्ट था। ठीक है। अब सर एक और क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि जोहान गुटनबर्ग ने जो है वो बुक छाप मतलब बुक जो है वो छापने वाली जो मशीन है वो 1448 में बनाई थी। तो क्या इससे पहले बुक्स नहीं होती थी? द आंसर इज नो। बुक्स होती थी, बट वो बुकें प्रिंटेड नहीं होती थी, उनको हाथों से लिखा जाता था। ठीक है। जोहान गुटनबर्ग के आने के बाद तो बुकें जो है वो मशीनों से छापी जाती थी, बट उससे पहले ना हाथों से लिखी हुई बुक्स वगैरह होती थी। जैसे आज भी बहुत पुरानी पुरानी जो हमें 4000 5000 साल पहले जो भी बुक्स मिलती थी ना, वो सारी की सारी हाथों से लिखी जाती थी। ठीक है। जिसको हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोला जाता था। तो हमारे दिमाग में सर अभी एक और क्वेश्चन है कि ये बताओ कि सबसे पहले प्रिंटेड बुक जो है वो किसने छाप मतलब हाथों से लिखी हुई बुक जो है किसने शुरू करी? मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो बुक्स जो है वो हाथों से लिखने वाली बुक्स जो है वो सबसे पहले कहाँ पर पाई गई? ठीक है। और बेसिकली उनको बनाया क्यों गया? ठीक है, बुक्स लिखने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि सबसे पहले ना बुक लिखने का सिस्टम जो है वो चाइना में शुरू हुआ। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसे कह सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, चाइना में ना पुराने टाइम में क्या होता था, वहां पर राजा रानी वाला सिस्टम होता था, मोनार्कियल सिस्टम होता था। और वहां पर जो राजा होते थे ना वो थोड़े से इंटेलिजेंट होते थे। उनको पता है कि यार अपने सेना के अंदर अपने मिनिस्टर्स वगैरह में इंटेलिजेंट लोगों को रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब किसी की इंटेलिजेंसी आप कैसे चेक कर सकते हो? उनका एग्जाम लेकर। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली एग्जाम वगैरह कराया भर्ती करने के लिए, मतलब अपने ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्विस का एग्जाम वगैरह करवाया ताकि उनको आर्मी वगैरह में या चाइनीज आर्मी में या चाइनीज मिनिस्टर वगैरह बनाया जा सके। उनके लिए उन्होंने पेपर लेना शुरू किया। अब पेपर लेना शुरू किया तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा ना लोगों को। तो इसलिए वहां पर बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई। ठीक है, सिलेबस वगैरह लिखा गया ताकि बच्चे उसको पढ़कर वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देकर चाइनीज के मिनिस्टर में या चाइनीज आर्मी वगैरह में भर्ती हो सके। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों ने एग्जाम देना शुरू किया वैसे वैसे उनको ज़्यादा बुक की ज़रूरत पड़ती गई और ज़्यादा बुकें भी छपने लग गई, है ना। अब यही वाला जो सिस्टम है वो दूसरे दूसरे एरिया में फैल गया। तो सबसे पहले बुक जो है कहाँ पर लिखना शुरू हुई थी? चाइना में लिखी जानी शुरू हुई थी। ओके। फिर अब हुआ क्या, चाइना से ये टेक्नोलॉजी, बुक्स लिखने की टेक्नोलॉजी वो हमारे जापान भी पहुंच गई। अब आप बोलोगे सर जापान कैसे पहुंच गई? तो जैसे कि आपको पता है हमारे गौतम बुद्ध, आपको पता है ना, चाइना पहले ज़्यादातर बुद्ध वगैरह बुद्ध भगवान को यानी हमारे गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे। तो बहुत सारे लोग जो चाइना में जिन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना रखा था ना, वो जापान गए और जापान के लोगों को बुद्धिस्ट धर्म के बारे में बताना शुरू किया। और साथ ही में उन्होंने अपने साथ वो बहुत सारी बुक्स भी लेकर गए और उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे बुक्स को लिखा जाता है। जापान के लोग देखकर बड़ा चौंक गए, यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है बुक्स लिखने का। तो जापान के लोगों ने भी ये तकनीक जो है वो अपनाई और उन्होंने सबसे पुरानी जो बुक मानी जाती है ना जापान में हाथों से लिखी हुई, वो मानी जाती है जी डायमंड सूत्रा। ठीक है। उसको कब लिखा गया था? 868 एडी में लिखा गया था। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 868 में लिखी गई थी ये बुक डायमंड सूत्रा। ठीक है जी। तो सर हमें पता चल गया कि चाइना से जापान में और फिर जापान से कोरिया, अलग अलग जगह पर ये टेक्निक फैली। बट चाइना से यही टेक्निक बेसिकली यूरोप भी पहुंची। यूरोप, आपको पता है ना, यूरोप में जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे के सारे देश हमारे यूरोप में आते हैं। तो ये चाइना की ये बुक लिखने वाला सिस्टम जो है वो हमारे यूरोप भी पहुंचा। अब यूरोप कैसे पहुंचा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चाइना है ना बेसिकली यूरोप में अपने मसाले वगैरह भेजता था। ठीक है। मसाले वगैरह कौन से रास्ते से भेजता था? मसाले वगैरह और बेसिकली जो हमारा सिल्क वगैरह है वो चाइना यूरोप में भेजता था। और बेसिकली किस रास्ते से भेजता था? उस रास्ते का नाम ही सिल्क रूट था। ठीक है। तो एक रास्ता हुआ करता था, उसको सिल्क रूट बोलते थे। वहीं से ही चाइना अपना सिल्क और अपने मसाले वगैरह जो है, स्पाइसेस वगैरह जो है वो
यूरोप वगैरह में एक्सपोर्ट करता था। अब उसी तरीके से बहुत सारे जो चाइनीज़ जो ट्रेड मर्चेंट्स वगैरह थे ना, वो अपना पेपर वगैरह जो है वो चाइना से कहाँ लेकर चले गए, वो लेकर चले गए जी अपने यूरोप। और यूरोप में फिर हाथ से लिखने वाली बुकें वगैरह का प्रचलन बेसिकली एक शुरू हो गया और वहाँ पर भी बुक वगैरह लिखी जाने लगी। ठीक है जी, हमको समझ आ गया कि चाइना से कैसे फैली, चाइना से जो लिखने वाली बुक लिखने वाला सिस्टम है, जापान कैसे फैला और हमारे यूरोप कैसे फैला। ठीक है, अच्छा सर, सबसे पहले बुकें हाथ से लिखी जाती थी, उसके क्या डायरेक्ट बात छपने लग गई? ऐसा नहीं था, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बुकें ना हाथ से लिखी जाती थी, जैसे हमने देखा चाइना में बुकें हाथ से लिखी जाती थी। उसके बाद ना 594 एडी, आप बोलोगे सर पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पढ़ा दोगे या तो नोट्स भी दिखा दो। डोंट वरी, मैं आपको चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाए। जब हम नीचे पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा सर हो गया ये आता है आता है ना। तो इसलिए मैं पहले ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 594 एडी में हुआ क्या कि एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब होता है कि लोगों ने क्या किया, लकड़ी का एक टुकड़ा काटते थे, लकड़ी के टुकड़े पे ना वो वर्ड को तराशते थे। ठीक है, वर्ड को तराशा वगैरह जाता था और जो पिक्चर वगैरह तराशी जाती थी और उस पर इंक लगाई जाती थी और फिर पेपर रख के और उस इंक पे छप जाता था। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये पिक्चर वगैरह को उबार रहे हैं। अब उस पर क्या लगाएंगे, ये बेसिकली इंक वगैरह लगाएंगे और इंक पे पेपर रख देंगे। ठीक है, और उस पेपर पे वो छप जाएगा। ठीक है, तो पहले हाथ से बुक लिखने वाला सिस्टम हुआ करता था, फिर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो कब आई हमारी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? 594 एडी में। कहाँ आई? ये भी चाइना के अंदर ही आई थी। ठीक है, चलो जी, ये भी बात हमें समझ आ गई। बट ये मैं आपको बता दूं, जो बुक प्रिंट करने वाली मशीन है ना, वो सबसे पहले हमारे यूरोप के अंदर आई थी। बेसिकली जोहान गुटनबर्ग ने, वो जर्मनी के थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बुक बनाई थी, बुक छापने वाली मशीन वगैरह बनाई थी जोहान गुटनबर्ग ने। ठीक है जी, चैप्टर अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि चाइना के अंदर ना दिक्कत ये होती थी, पेज है ना, जब सबसे पहले बुकें लिखना वगैरह शुरू हुआ ना चाइना के अंदर, तो पेज बहुत पतला होता था और उसमें बहुत छेद छेद भी होते थे। तो जैसे आज का जो पेपर होता है ना, वैसा नहीं था पेपर, बहुत ही पतला पेपर था। तो उस पर ना एक साइड पर ही लिखा जा सकता था, जैसे ही पेज पलट के दूसरी साइड लिखने की कोशिश करते ना, पेज फट जाता था। तो इसके लिए एक आइडिया निकाला गया, अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक क्या क्या होता है? ऐसा जिग जैग वाली बुक होती है जिसपे एक साइड ही लिखा जाता है। अभी आप बोलोगे सर ये तो कितना मोटा पेपर है। ये तो शौक के लिए है, बट उस टाइम मजबूरी थी। चाइना में बहुत पतला पेपर होता था उस समय, तो एक ही साइड लिखा जाता था और उसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर दिया जाता था और दूसरी साइड को ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, क्योंकि अगर उस पर लिखने की कोशिश करते तो फट जाता था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब चैप्टर का डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप देखो चीज़ें कितना आसान हो जाएगी आपके लिए। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो माना जाता है कि सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे चाइना में आई। हैंड रिटन प्रिंटिंग जिसको बोला जाता है, हाथ से बुक लिखने वाला सिस्टम जो है वो चाइना में शुरू हुआ, उसके बाद जापान और कोरिया में भी फैला। जापान में कैसे फैला आपको पता ही है, बुद्धिस्ट वगैरह जो हमारे चाइना में बुद्धिस्ट लोग थे ना, उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए वो जापान गए, तो अपने साथ वो टेक्निक वगैरह भी उन्होंने जापान के लोगों को बताई। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बुक हाथ से लिखी जाती थी, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सिस्टम आ गया। कौन सा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? ये वाला वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सिस्टम आ गया। 594 एडी में एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सिस्टम जो है वो कब आया था? 594 एडी में आया था। और कहाँ पर आया था? ये भी चाइना में आया था। ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि उस समय ना पेपर जो होता था बहुत ही थिन होता था और पोरस होता था, छेद छेद होते थे, तो दोनों साइड प्रिंट करना है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। ठीक है, मान लो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हमने करी, पेपर रखा, एक जगह छप जाता था। अब पेपर को पलटकर दूसरी तरफ भी छापने की कोशिश करते ना, पेपर फट जाता था। तो उसी के लिए क्या किया गया, एक नए टाइप की बुक छाप मतलब नई टाइप की बुक जो है इजाद हुई, दैट इज अकॉर्डियन बुक, जिस पर एक साइड पर ही लिखा जाता था। जैसे मैं आपको दिखाई चुका हूँ, ये अकॉर्डियन बुक है। ठीक है जी, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया चाइना में क्या था कि सबसे पहले हाथ से लिखने वाली बुकें होती थी। तो है ना, बेसिकली जो हाथ से अच्छे अच्छे डिज़ाइन में जो है वो लिखना होता था, ताकि सबको अच्छा लगे कि जी हाँ जी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। तो बेसिकली मशहूर हो गई स्टाइलिश हैंड राइटिंग भी, और इसी चीज़ को ज़्यादातर लोग स्टाइलिश हैंड राइटिंग सीखने लग गए और इसी चीज़ को कैलीग्राफी कहा जाने लगा। ठीक है जी, चलो। अब उसके बाद हमने देखा था कि चीन में सबसे पहले जो बुक है वो क्यों छपना स्टार्ट हुई थी। तो हमने देखा था चीन में बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, है ना। जो भी आर्मी के पर्सनल होते थे, आर्मी के लोग होते थे, उनको रिक्रूट करने के लिए उनका एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था। ठीक है, और उन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने के लिए क्या हुआ, एक एग्ज़ाम वगैरह लिया जाने लगा उनका, और एग्ज़ाम वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए बुक वगैरह छापी जाने लगी।
मैं आपको बता दूं 16 सेंचुरी में जैसे जैसे एग्जाम के कैंडिडेट जो है वो बढ़ते गए, वैसे वैसे बुक का नंबर भी इंक्रीज होता गया, मतलब बहुत ज़्यादा बुक लिखी जाने लगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 17 सेंचुरी में, अच्छा एक और बात, अगर आपको पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 17 सेंचुरी कब से कब तक होती है। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, 3, वीडियो पॉज कर लेना, 3, 2, 1। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो बच्चे बोलेंगे सर पूरा क्वेश्चन का आंसर भी बताया करो। तो 1601 से लेकर 1700 तक जो है वो हमारा 17 सेंचुरी होता है। ठीक है, तो 17 सेंचुरी में सिर्फ जो स्कॉलर्स होते थे ना, वो ही नहीं पढ़ते थे बुक, मतलब उनके अलावा भी बहुत सारे लोग बुक पढ़ने लगे। जैसे अभी हमने देखा कि 16 सेंचुरी में तो बेसिकली वही लोग बुक्स वगैरह को पढ़ते थे जिनको एग्जाम देना होता था चाइनीज पर्सनल का, है ना। बट उसके बाद 17 सेंचुरी में क्या हुआ, मर्चेंट्स वगैरह, जो व्यापारी वगैरह, ट्रेडर वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह, वो भी प्रिंट्स वगैरह का यूज़ करने लग गए। ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में। और वो जो है ना ट्रेड और बिजनेस वगैरह से जो बिजनेस वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती थी ना, वो बेसिकली कलेक्ट करते थे प्रिंट वगैरह से ही। ठीक है, मतलब अलग अलग, जैसे जैसे हमारे बुक्स वगैरह लिखी जाती थी हमारे उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम वगैरह दे रहे थे चाइना के अंदर, उसके अलावा है ना बहुत सारी बुक्स ऐसे भी लिखी जाती थी जिसमें डे टू डे लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी, ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी। तो जो हमारे व्यापारी वगैरह होते हैं ना, मर्चेंट्स वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह, उन्होंने ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो भी बुक्स है उनको भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, और जो अब रीडिंग है ना वो एक लीजर एक्टिविटी बन गई। लीजर एक्टिविटी का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो खाली टाइम में पढ़ी जाती है, और जो महंगे महंगे जो अमीर अमीर लोग हैं ना वो बेसिकली पढ़ते थे। ठीक है, तो रीडिंग बेसिकली माना जाने लगा कि अमीर अमीर लोग जो हैं वो रीडिंग करते ही करते हैं। तो एक वो लीजर एक्टिविटी कि हाँ जी महंगे लोग रीडिंग करते हैं, तो ये वाली एक एक्टिविटी बन गई हो। ओके, कुछ लोग खाली टाइम में उसको पढ़ते थे। और बुक्स भी अलग अलग टाइप की लिखी जाने लगी, जैसे फिक्शनल हो गई, कुछ पोइट्री वगैरह वाली बुक्स हो गई, कुछ ऑटोबायोग्राफीज हो गई। ऑटोबायोग्राफीज पता है ना, जो खुद लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताऊंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, क्योंकि मैंने ही लिखी है। ठीक है, खुद की बायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जो रिच वुमेन्स है उन्होंने भी बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी बहुत सारी जो पोएट्री वगैरह है, पोयम वगैरह है और प्लेज वगैरह है, उनको भी प्रिंट वगैरह करना शुरू कर दिया था वुमेन्स वगैरह ने। ठीक है जी, यह बात हमको क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले चाइना में क्या था, हैंड रिटन बुक्स होती थी। उसके बाद क्या हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद क्या था, हमारे जोहान गुटनबर्ग ने क्या है, प्रिंटिंग प्रेस वो लेकर आ गए थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वो लेकर आ गए थे, उन्होंने एक मशीन बनाई थी जो बेसिकली बुक वगैरह छापते हैं, 1448 में बनाई थी। कहाँ पर, यूरोप में। या बेसिकली मैं बोलूँ जो जोहान गुटनबर्ग थे जर्मनी के थे। अब जर्मनी तो यूरोप के अंदर ही पड़ता है ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या था, बुक्स वगैरह वहाँ पर प्रिंट करना शुरू कर दिया था। और फिर ये जो मशीन है ना बेसिकली घूम फिर के चाइना भी पहुंची, तो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस फॉर इम्पोर्टेड टू चाइना। ठीक है, अब देखो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जो बुक लिखने का सिस्टम है और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये चाइना में इजाद हुई थी और फिर यूरोप गई थी। बट जो बुक छापने की जो मशीनें हैं वो बेसिकली यूरोप में बनाई गई थी और चाइना के अंदर इंपोर्ट हुई थी। तो 19 सेंचुरी में जो प्रिंटेड जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस है ना वो हमारे चाइना में भेजी जाने लगी। जो यूरोप वगैरह से मशीनें जो थी बड़ी बड़ी बुक छापने वाली, वो हमारे चाइना जो है वो एक्सपोर्ट की जाने लगी। अब जो शंघाई था ये चाइना के अंदर ही है। शंघाई जो है वो अब एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया यहाँ पर, यानी वहाँ पर अलग अलग तरह की बुकें जो है वो हमारे शंघाई में छपने लगी। फ्रॉम हैंड रिटन प्रिंटिंग देयर वॉज अ नाउ ग्रेजुअली शिफ्ट टू दी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। इसका मतलब है कि पहले बुकें हाथ से लिखी जाती थी, अब एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो बुक्स हैं वो प्रिंट की जाने लगी मशीन से, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। ये चीज़ तो हम ऊपर ही मैं आपको बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में शुरुआत में ही आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ नहीं है, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि चाइना के अंदर सबसे पहले जो है वो बुक्स वगैरह आई, हाथों से लिखी जाती थी। उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, कब आई या मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो चाइना में कौन से साल में आई। उसके बाद चाइना से जापान गई, चाइना से यूरोप गई। ठीक है, उसके बाद यूरोप में क्या था, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, मशीन से बुक वगैरह छापने का सिस्टम शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रिंट इन जापान। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जापान में सबसे पहली जो बुक छपी थी उसका क्या नाम था, जो बुक लिखी गई थी सबसे पुरानी बुक जो हमें मिलती है जापान के अंदर, उसका क्या नाम था। तो देखो यही बात लिखी हुई है, जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे ना जो चाइना के थे, वो बेसिकली अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर गए जापान में। 768 से लेकर 770 के बीच में वो लेकर गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने लोगों को बताया कि जी ऐसे ऐसे बुक्स वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पुरानी बुक जो मानी जाती है जापानीज कल्चर के अंदर वो मानी जाती है जी डायमंड सूत्रा।
कब लिखी गई थी? 868 एडी में, जिसमें 6 अलग अलग शीट्स थी, बहुत सारे टेक्स्ट थे और वुड कट के इलस्ट्रेशन भी थे, मतलब पिक्चर्स वगैरह भी थी, ठीक है। इन लेट 18 सेंचुरी इन दी फ्लोरिश अर्बन सर्कल्स एडो, यानी जापान के अंदर एक जगह है एडो, जिसको एडो तो आपने कभी नहीं सुना होगा बट टोक्यो ज़रूर सुना होगा। आज एडो का नाम चेंज होकर टोक्यो हो गया है। तो टोक्यो के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स वगैरह जो है वो छपने लग गई, पेंटिंग वगैरह, बुक्स में पेंटिंग वगैरह, है ना, अलग अलग टॉपिक पे, जैसे टी हाउस गैदरिंग, ठीक है, आर्टिस्ट वगैरह से, मतलब बहुत अलग अलग टाइप से जो है वो बुक छपने लगी। देखो ये बात लिखी हुई है, इन लेट 18 सेंचुरी इन द फ्लोरिश अर्बन सर्कल्स ऑफ द एडो illustrated collection of the painting depicted an elegant urban culture involving artists and the tea housing gathering etc। मतलब बेसिकली 18 सेंचुरी के अंदर क्या था कि हमारा जो टोक्यो था वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइम की पेंटिंग वगैरह छपने लगी, जिसमें जापान के कल्चर वगैरह को, टी हाउसिंग को, आर्टिस्ट वगैरह को दिखाया जाता था और अर्बन कल्चर को दिखाया जाता था हमारे जापान के, ठीक है जी। और बेसिकली किस किस टाइप पे बुकें लिखी जाती थी हमारे जापान के अंदर? कुकिंग पर, ट्रैवलिंग पर, वुमेन्स पे बुक लिखी जाती थी, टी सेरेमनी आपको पता है जापान में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है टी सेरेमनी, है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर हमारे जापान के अंदर बुक्स लिखी जाती थी। उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंट कम टू यूरोप, कि यूरोप के अंदर बेसिकली प्रिंट्स वगैरह कैसे आया, बुकें वगैरह लिखने का सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि बहुत पुराने टाइम से ही जो चाइना है वो अपने सिल्क और अपने मसाले जो है वो एक्सपोर्ट करता था यूरोप में। जैसे ये रहा चाइना, ये रहा यूरोप, तो एक रास्ता होता था, उस रास्ते को बोलते थे जी क्या? सिल्क रूट। और इस सिल्क रूट के जरिए ही सिल्क और स्पाइसेस ये यूरोप भेजी जाती थी, और इसी रास्ते जो है वो चाइनीज पेपर भी यूरोप पहुंचा, ठीक है जी, सिल्क रूट के रास्ते ही पेपर ने बेसिकली पॉसिबल बनाया, ठीक है। कैसे पॉसिबल बनाया? जो स्क्राइब्स होते थे ना, स्क्राइब होता है बुक लिखने वाला, तो बुक लिखने वालों ने यूरोप के अंदर बहुत प्यार से वो पेपर उठाया और उस पर लिखना शुरू किया, ठीक है, और अपने एरिया के अंदर वो पेपर बनाना शुरू किया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपको पता ही है कि चाइना के, तो हमें एक बात तो पता ही है कि चाइना का जो पेपर है वो यूरोप पहुंचा, फिर यूरोप वालों ने बुक्स वगैरह लिखना शुरू किया। उसके बाद आपको ये भी पता है कि चाइना में 594 एडी के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी आ गई। लकड़ी को तराशा जाता था और उस पर क्या था कि पेंट वगैरह लगा के फिर कागज़ रखा जाता था और कागज़ पे छप जाता था। तो ये टेक्निक भी चाइना से यूरोप पहुंची। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पहुंची? ये भी सिल्क रूट से गई थी। द आंसर इज नो। एक पर्सन थे जिनका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था? मार्को पोलो। ये ग्रेट एक्सप्लोरर थे, अलग अलग जगह घूमते थे। तो ये चाइना में गए ना, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को देखकर ये बहुत ही हैरान हो गए थे। तो वो मार्को पोलो क्या था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर गए चाइना से, यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से बेसिकली यूरोप लेकर गए, ठीक है। यूरोप कहूँ या इटली कहूँ, देखो इटली यूरोप के अंदर ही है, ठीक है। तो बेसिकली वो इटली लेकर गए 1295 एडी में, मतलब बहुत टाइम बाद। यानी देखो आप देखोगे ना, बेसिकली 594 एडी के अंदर ही चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई थी, बट यूरोप के अंदर 1295 एडी के अंदर आई थी, ठीक है। और कौन लेकर गया था? मार्को पोलो लेकर गए थे, ठीक है। ओके जी। बट अभी भी है ना, जैसे कि हमें पता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई थी, बट अभी भी है ना, जो अमीर अमीर लोग थे ना, जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल था, जो अमीर लोग थे, वो अभी भी क्या था, हाथों से लिखी हुई हैंड रिटन बुक को ही प्रेफर करते थे, ठीक है। और उनकी हैंड रिटन बुक्स पता है कहाँ पर लिखी जाती थी? वेलम पे। अब वेलम क्या होता है? देखो, जो गरीब लोग होते थे ना, उनकी बुक्स वगैरह पेपर वगैरह पे लिखी जाती थी, बट जो अमीर लोग होते थे उनकी बुक्स वेलम पे लिखी जाती थी। वेलम क्या होता है? स्किन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों की स्किन को सुखाकर उस पे लिखी जाती थी ना बुक्स वगैरह, और वो अमीर लोग खरीदते थे, ठीक है। हाथों से लिखी हुई बुक जो एनिमल की स्किन पर लिखा जाता था, वो बुक्स हमारे अमीर लोग खरीदते थे। और जो मर्चेंट्स और जो स्कूल्स स्टूडेंट होते थे, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे, वो सस्ती चीप प्रिंटेड कॉपीज वगैरह खरीदते थे, ठीक है। As the demand for the books increased, the bookseller all over the Europe began exporting books to many different countries. Basically जैसे जैसे हमारे यूरोप के छोटे से पार्ट में लोगों ने ज़्यादा बुक डिमांड करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे ही हमारे यूरोप के जो भी बुक सेलर थे ना, उन्होंने अलग अलग कंट्री में, जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, अलग रशिया हो गया, अलग अलग जगह पर उन्होंने बुक्स वगैरह को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट दिक्कत ये थी कि बुक्स को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, एक बुक सेलर है ना अपने पास एक ही बंदे को रखता था, स्क्राइब।
स्क्राइब होता था बुक लिखने वाला, तो एक ही को रखता था। पर उसके बाद उसने देखा यार बहुत सारी बुक्स की डिमांड आ रही है, तो जो हमारे बुक सेलर होते थे ना, उन्होंने कम से कम 50 स्क्राइब को अपने पास रखना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे मान लो एक स्क्राइब को बुक लिखने में लगते हैं 2 महीने, तो बेसिकली हमारा जो बुक सेलर था उसको पता था यार बहुत सारे लोगों को बुक चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कम से कम 50 स्क्राइब्स को अपने पास रख लिया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम आपको जॉब देंगे, आप लिखो बुक, हम आपको पैसे देंगे। तो यही बात लिखी हुई है। स्क्राइब और जो स्किल्ड हैंड राइटर होते थे ना, वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय दी वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल पेट्रन्स। मतलब पहले अमीर अमीर लोग ये ना अपने पास जो स्क्राइब्स वगैरह है उनको अपॉइंट करते थे, बट उसके बाद बुक सेलर ने भी यही करना शुरू कर दिया। मोर देन 50 स्क्राइब ऑफन वर्क फॉर एन बुक सेलर, यानी जो बुक सेलर होते थे उनके लिए भी 50-50 स्क्राइब जो है वो काम करने लग गए। ठीक है, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवरग्रीन डिमांड फॉर द बुक। बट दिक्कत ये थी कि स्क्राइब बहुत सारे, जो हमारे बुक सेलर थे उन्होंने बहुत सारे स्क्राइब्स को लिखना शुरू कर दिया, बट फिर भी स्क्राइब जो है वो 1 महीने में मान लो 20 बुकें लिखते थे। ठीक है, बट बुक की डिमांड थी 100, बुक मांगने वाले आ रहे थे 100, 1000, 200। तो दिक्कत यही थी कि हैंड रिटन प्रिंटिंग में टाइम लगता था लिखने में, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, और वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बेसिकली हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, बुक्स वगैरह थी, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी। देखो ये अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रॉब्लम इन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, या आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई द सर्कुलेशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिमेन लिमिटेड, मतलब ज़्यादा हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह क्यों नहीं फैल पाई। या आपसे अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है अलग लैंग्वेज में कि वाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर पॉपुलर देन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। तो पहले हाथों से लिखी जाती थी बुक, पर उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गई, इसका भी सेम ही आंसर है। तो बेसिकली जो हमारी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, उनकी प्रॉब्लम बतानी है। तो पहली बात तो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की ये थी कि वो एक्सपेंसिव थी। जो स्क्राइब है ना, बुक लिखने के लिए बहुत पैसे लेता था। ठीक है, टाइम भी बहुत लगता था, लेबरेशियस था, मतलब बंदों को रखना पड़ता था, स्क्राइब वगैरह को रखना पड़ता था। और दूसरी बात, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होती ना, बहुत ही फर्जाइल होती थी। फर्जाइल मतलब बहुत नाजुक होती थी, बहुत धीरे 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 उस पर लिखना पड़ता था, और कहीं गलती हो जाए, गलती से पेपर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा दो तो पेपर फट जाता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में। ऑकवर्ड टू हैंडल थी, कुड नॉट कैरिड अराउंड और रीड ईजिली। लिखने वाले को तो प्रॉब्लम होती होती थी, और उसके बाद जब बुक लिख लेता था वो, उसके बाद बेचता था वो बुक, और जिसके पास वो बुक आती थी वो भी बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ता था कि जी पेज ना फट जाए कहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक्स, मतलब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होती गई, क्योंकि बुक लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था। अब होता क्या था कि वो लकड़ी का वो काट लेते थे, उस पर लिख देते थे, उसको तराश देते थे, सीधा उस पर इंक लगाई, पेपर पे छप जाता, इंक लगाई दूसरे पेपर पे छप जाता, इंक लगाई तीसरे पेपर पे छप जाता था। तो ये जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ा कम टाइम लेती थी एज़ कम्पेयर टू हैंड रिटन प्रिंटिंग। मतलब ऐसा नहीं है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता था, ऐसा भी नहीं है, वर्ड को तराशने में टाइम लगता था, बट हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से तो जी अच्छा ही था, है ना। चलो, क्योंकि देखो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या था, आप एक ही बार लिखोगे, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, अब मैंने एक बार लिख दी, ठीक है, फिर मेरे को नई दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ता है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में ऐसा नहीं है, एक बार वर्ड को आपने तराश दिया, उसके बाद इंक लगाओ छापो, इंक लगाओ छापो, इंक लगाओ छापो, ये सिस्टम था। तो ये फायदा था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, इसलिए वो हैंड रिटन प्रिंटिंग से ज़्यादा मशहूर थी। अब हुआ क्या कि बाय अर्ली 15 सेंचुरी वुड ब्लॉक वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन द यूरोप, यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे यूरोप में जो है वो फैलने लग गई। टू प्रिंट टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड, रिलीजियस कार्ड एक्सेट्रा, यानी बेसिकली अलग अलग चीज़ों पर मतलब अलग अलग पेपर पे, प्लेइंग कार्ड्स पे, रिलीजियस कार्ड पे, प्रिंट टेक्सटाइल यानी कपड़े पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से क्या था कि चीज़ें वगैरह को छापा जाने लग गया। ठीक है, बट देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट। बट दिक्कत ये थी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ा सा तेज तो कर रही थी, बट लोगों की डिमांड और भी ज़्यादा थी। ठीक है, मतलब लोग और भी डिमांड कर रहे थे कि जी हमें और भी ज़्यादा बुक चाहिए। तो मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाना ज़रूरी था जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बुक छाप दे। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी बेसिकली आई भी, और वो टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया, वो टेक्नोलॉजी हमारा गुटनबर्ग लेकर आया, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी। वो थी जी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, मशीन जो कि खुद बुक छापती थी। ठीक है, जिसको तराशना नहीं पड़ता था बार बार।
ठीक है। जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में तो हर उसको तराशना पड़ता है। अच्छा, मैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का है ना एक एग्जांपल भी, जैसे मैंने वो तो दिखा दिया, बट एक ऊपर भी बुक में दिखाता हूँ, आपकी बुक में भी एक कोरिया का एग्जांपल दे रखा है। ये देखिए, ये लकड़ियाँ दिख रही है आपको, ये है ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की है बेसिकली। ठीक है, त्रिपिटिका कोरियाना लिखा है इसमें, कोरिया का है बेसिकली। ये जो लकड़ियाँ दिख रही है बीच बीच में, ये बेसिकली वुड ब्लॉक है। ठीक है, तो ये वुड ब्लॉक पे कुछ तराशा हुआ है ये। ठीक है, इस पे जो भी वर्ड लिखे हुए तराशे हुए, सीधा इंक लगाओगे पेपर पे छप जाएगा, है ना। तो बहुत पुराना है बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। ओके जी, दोबारा से आते हैं। तो उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई, जिसने बहुत तेज़ी से बुक छापना शुरू किया, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जोहान गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि जी उसने ये मशीन जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई कैसे। तो क्या लिखा हुआ है कि गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रो अपॉन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। बेसिकली जो गुटेनबर्ग था हमारा, वो मर्चेंट यानी व्यापारी का लड़का था। ठीक है, और वो एग्रीकल्चर फार्म में ही पला बड़ा था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वॉन्टेड टू सीन वाइन एंड दी ऑलिव प्रेस, मतलब बचपन से ही उन्होंने शराब की प्रेसेस और ऑलिव प्रेसेस देखी थी। ऑलिव प्रेस होता है जो ऑलिव का ऑयल होता है ना, उसकी प्रेस देखी थी। ये समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, बट उससे पहले मैं बता दूं क्या यार, कि इस चैप्टर के नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सीधा गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ है ना एक क्लास 10th का ऑप्शन दे रखा है। ओके, क्लास 10th पे आप आके क्लिक करोगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ अभी तो अपलोड नहीं करे प्रिंट एंड कल्चर के, बाकी चैप्टर के कर दिए, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लिक करोगे, सीधा आपके सामने नोट्स की पीडीएफ वगैरह ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये नोट्स एकदम फ्री है, डोंट वरी, इस पर कोई प्राइस टैग नहीं है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बट जैसे कि आपको पता है वेबसाइट की सर्वर वगैरह की कॉस्ट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, बट एक टाइम आने पर शायद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वेबसाइट को मैनेज करना, है ना। तो देखो, आप में से अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो ज़रूर करना। एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है मैंने। ठीक है, वेबसाइट पे आओगे और इस पर स्कैन वगैरह करके देखो, अमाउंट कितनी बड़ी है, सपोर्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उससे मैटर नहीं करता। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे को मोटिवेशन देता है कि हाँ यार, के बच्चे जब इतना कर रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे को भी उनसे 100 गुना करना है ना। तो ये मोटिवेशन रहती है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सपोर्ट अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। देखो, मेरा इसको प्राइस टैग, नोट्स पर प्राइस टैग ना लगाने का रीज़न ये था कि क्या पता कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो बिल्कुल ही मतलब अफ़ोर्ड ना कर सकते हो, बिल्कुल ही वो चाहते हैं कि सर हम बहुत ही मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत टफ़ है ये फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तो उन्हीं के लिए मैंने बनाया है, ताकि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आप कर सकते हो सपोर्ट तो ज़रूर करना। और जो बच्चे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको मैं बोलूँगा कि जैसे ही बच्चे आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे आते हो ना, नोट्स तो जैसे मैंने बताया डायरेक्टली पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर आप आओगे ना, ये ऐड वगैरह मिलेगी, आप किसी भी पेज पे जाओगे तो ये ऐड वगैरह मिलेगी, जैसे यहाँ पर भी ऐड दे रखी है, तो इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, ये भी अल्टीमेटली आपका सपोर्ट ही होगा। ठीक है जी। और दूसरी बात है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बेसिकली यहाँ पर मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना आप, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। मेन, अब इसमें बहुत सारे चैनल दिख रहे हैं, बट ये हमारी क्लास 10th का है, मेन पॉइंट स्टडी 10th, यही वाला ज्वाइन करना। कुछ चैप्टर के नोट्स वगैरह की पीडीएफ मैंने यहाँ डायरेक्टली दे रखी है, जैसे कि आप फाइल्स पे आओगे तो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। देखो, ये पीवाईक्यूज दे रखे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के, मतलब बहुत सारे चैप्टर के दे रखे हैं। जो भी अपडेट वगैरह होता है, वीडियो का लिंक होता है, वो मैं सारा का सारा यहीं पे देता हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत अर्जेंटली कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, वैसे तो यार देखो, शायद मैं आंसर ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं, बट एक बार आप मैसेज करके ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, क्या पता मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा बच्चे। ठीक है, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा, मेरे को 2:30 बजे तक मैसेज आते हैं, मैं 2:30 बजे तक बच्चों के जो है डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैसेज आप ज़रूर करना, और अगर किसी चैप्टर के नोट्स वगैरह आपको ना मिल रहे हों, या मैंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए हों, तो आप मेरे को नीचे बता देना मैसेज करके। व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉल नहीं हो सकती, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज वगैरह करके बता देना कि सर आपने इस चैप्टर के नोट्स ही डाले, वेबसाइट पे अपलोड कर दो, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, 9210522318 ये करके नंबर होगा। ठीक है, व्हाट्सएप का। और बाकी ये तो अलग है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो ऑप्शन दिखाया था वो कंट्रीब्यूटर्स का, वो अलग है। ठीक है, और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैनल जो है वो यही है, मेन पॉइंट टेक का। मेन पॉइंट स्टडी पर तो आप हो। देखो, मेन पॉइंट स्टडी के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि बच्चे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से इतना आया हूँ। ठीक है, आज हमारे चैनल पर 193 जो है वो 1000 सब्सक्राइबर है, 2 लाख होने वाले, और मैं चाहता हूँ कि 1 जनवरी को, मेरे को पक्का पता है बच्चे
अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, बट थोड़ा सा और 2 लाख की हमारी फैमिली हो जाए एक बार तो और मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको 2 लाख तक कैसे ले जाना है, ठीक है। मैं अपना काम करूँगा, आप अपना करना, ठीक है। मेरी फ़ीस यही है कि आप सपोर्ट करो, ठीक है। चलो, और बाकी ये मेन पॉइंट टेक का है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं क्योंकि अब जॉब नहीं कर सकते, है ना, और फैमिली पर मतलब बर्डन आ रहा है फाइनेंशियली, और अच्छा नहीं लगता बार बार सैम्पल पेपर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे मांगना। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑनलाइन अर्न करो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बताते रहता हूँ कि आप अलग अलग तरीके से यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मैंने अपनी अर्निंग वगैरह भी दिखाई है, ठीक है। आप यूट्यूब पर दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, देखो नीचे की तरफ ये वाली वीडियो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ठीक है, लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, फ़ोन से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, मेरी वेबसाइट से कितनी अर्निंग हुई, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जो है वो मेन पॉइंट टेक पर बता रखी है। तो इस चैनल को आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे फ़ायदेमंद है आपके लिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का फ़ायदा उठाओ। देखो मेरा मेन मोटिव इस चैनल को बनाने का ये है ताकि आपका फ़ायदा हो, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल तो है ही, जैसे कि भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, पहले देख लेना उसके बाद सब्सक्राइब करना। सेम मेन पॉइंट गेमिंग के साथ है, पहले देख लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे बहुत टाइम हो गया इस पर वीडियो नहीं डाली, डालेंगे। अब आ जाते थे दोबारा से अपने चैप्टर पे। तो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी जो हमारे जोहान गुटनबर्ग थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जोहान गुटनबर्ग वही पर्सन है जिन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, बुक छापने वाली मशीन वगैरह बनाई थी। कैसी मशीन? ऐसी मशीन, ठीक है जी। चलो, तो जोहान गुटनबर्ग जो हैं वो एक व्यापारी के लड़के थे, एग्रीकल्चर फार्म में ही वो पले बड़े थे। बचपन से उन्होंने वाइन की और ऑलिव प्रेसिस देखी थी। अब वाइन की प्रेसिस और ऑलिव प्रेसिस क्या होती है? सरसों, सुना है सरसों? तो सरसों जो होता था वो डाला जाता था, ठीक है, उसके ऊपर से उस पर दबाव डाला जाता था। एक ऐसी प्लेट होती थी जो दबाव डालती थी और सरसों का तेल वगैरह निकलता था, वही ऑलिव प्रेसेस उसे ही कहते हैं। और वाइन वगैरह भी ऐसी बनाई जाती है, पता है ना आपको, अंगूर वगैरह से बनाई जाती है। तो अंगूर वगैरह नीचे की तरफ, जैसे एक ये टैंक हो गया, इसमें अंगूर वगैरह डाल दिए, ऊपर से क्या था, एक प्लेट से इसको दबाया जाता था तो रस वगैरह निकलते थे, उसी से वाइन वगैरह बनती थी। तो ये उन्होंने टेक्निक देखी, उनको लगा यार इस टेक्निक का तो यूज़ करके मैं प्रिंटिंग प्रेस भी बना सकता हूँ, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ वो इंटेलिजेंट भी बहुत थे, उन्होंने गोल्ड स्मिथ का भी काम किया था, ठीक है। बाद में उन्होंने पॉलिश स्टोन, मतलब स्टोन को पॉलिश करना भी सीखा था, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली ट्रिंकलेट, मेकिंग ट्रिंकलेट, ट्रिंकलेट का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे अक्षर को बहुत बारीकी से तराशने का भी काम किया था। और ये काम भी आया उनको। कैसे काम आया? जब उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई ना, तो उनका जो वो मोल्ड था, ठीक है, जो ऊपर छपे हुए वर्ड थे ना, तो उसको उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से तराशा के, ताकि कोई वर्ड जो है वो गलत ना तराश, मतलब समझ गए ना आप? देखो मैं समझाता हूँ, देखो जैसे ये है, यहाँ पर प्रेस है, तो प्रेस के ऊपर छापना होता था ना, कुछ डालना होता था, तभी तो यहाँ पर पेपर लगाओगे और प्रेस पे कुछ उभरा हुआ होगा, तभी तो नीचे छपेगा। तो प्रेस पे उभारना का काम जो है उन्होंने ट्रिंकलेट, मतलब अपनी इस ट्रिंकलेट का मतलब ही होता है वो जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीकी से आप वर्ड वगैरह को तराशते हो ना, तो ये ट्रिंकलेट की जो आप कह सकते हो बनाने की जो टेक्निक है वो उनके बहुत काम आई, ठीक है। और अपनी नॉलेज से और टेक्नोलॉजी से ही गुटनबर्ग ने क्या किया, इनोवेट किया, और बेसिकली उन्होंने ऑलिव प्रेस के मॉडल का यूज़ करके ही एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जिसमें अल्फ़ाबेट वगैरह को उन्होंने छापा, ठीक है, अल्फ़ाबेट वगैरह को तराशा, और उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरीके से परफेक्ट कर लिया 1448 में। और जैसा कि आपको पता है उन्होंने बाइबल छापी थी 180 कॉपीज़ 3 साल में, ठीक है, 1448 में छापी थी उन्होंने। और उसके 50 साल तक है ना, 2 करोड़ जो 20 मिलियन, या मैं बोलूँ 2 करोड़, एक ही बात है, 2 करोड़ बुक छपी थी। और 16 सेंचुरी की बात करें तो 2 करोड़ से 20 करोड़ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा बुक जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से छापी जाने लगी, मतलब गुटनबर्ग के मशीन बनाने का फ़ायदा बहुत हुआ, ठीक है जी। चलो, अब ये जो नई तरीके की बुक छपती थी उसके फ़ायदे क्या थे? देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये था कि वो एकदम हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जैसी दिखती थी। अमीर लोग जो थे उसको देखकर हैरान थे, यार हम तो इतने इतने पैसे देते थे इसके, हमें तो यही वाली बुक पसंद है, क्योंकि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बहुत महंगी होती थी। बट अगर हम इसकी बात करें, जो हमारी ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाली बुकें थी वो बहुत सस्ती थी, वो देख के हैरान हो गए कि यार ये तो बहुत बढ़िया बुक है ना। तो बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट जैसी ही दिखती थी, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जैसी दिखती थी, ये पहला फीचर था उसका। दूसरा कि हर पेज पे बॉर्डर होता था,
ठीक है। हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसमें दिक्कत ये होती थी, कभी कभी जो स्क्राइब है ना वो बॉर्डर नहीं छोड़ता था, ठीक है। बट हमारे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से बॉर्डर छूटता ही छूटता था, मतलब बॉर्डर छोड़ना तो कंपलसरी था। तो हर पेज पे बॉर्डर होता था और इलस्ट्रेशन वगैरह भी होती थी, ठीक है, मतलब इलस्ट्रेशन यानी पिक्चर्स वगैरह भी होती थी और वो पेंटेड होती थी, कलर्स वगैरह होते थे उस पिक्चर्स में। और साथ ही में स्पेस भी छोड़ा गया था हर पेज पर ताकि उस पर डेकोरेशन हो सके, ठीक है। और जो बायर होता था ना, बुक जिसको पढ़नी होती थी, वो खुद बताता था कि हाँ आप इस टाइप की डेकोरेशन कर सकते हो, मतलब उसे बहुत ऑप्शन मिलते थे, वो खुद ही तय करता था कि इस टाइप की, इस टाइप की, किस टाइप की उसे डेकोरेशन वगैरह करवानी है। और इसी की चीज़ की वजह से हैंड रिटन प्रिंटिंग जो है जैसे ही मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस में ट्रांसफॉर्म हुई, उसी की वजह से प्रिंट रेवोल्यूशन आया। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, तो आपको बताना है सबसे पहले हैंड रिटन प्रिंटिंग प्रेस होती थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जोहान गुटनबर्ग ने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया और उसी के बाद आया प्रिंट रेवोल्यूशन। पहले 1448 के बाद 15 सेंचुरी में 2 करोड़ बुक छपी, पर उसके अगले ही सेंचुरी में 20 करोड़ छपी, मतलब एक तरह से प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया था हमारे मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, थैंक्स टू जोहान गुटनबर्ग। आज जो आप बुक पढ़ते हो, कह सकते हो आप कि जोहान गुटनबर्ग का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ओके जी, चलो, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उन क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर उन क्वेश्चन का आंसर आपने सही बताया तभी आप सेकंड पार्ट पे जाना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पर इजाद हुई थी और कौन से साल में हुई थी। दूसरा, जापान के अंदर जो सबसे पहली बुक थी और जो लिखी हुई बुक थी उसका नाम बताओ और कौन से साल में लिखी गई थी वो। तीसरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस का जो सिस्टम था वो जोहान गुटनबर्ग ने कौन से साल में परफेक्ट कर लिया था। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं हार्ट वगैरह भी दे दूंगा आपको, और आप फिर सेकंड पार्ट जाकर भी देख कर आ सकते हो। मैंने अपलोड कर दिया होगा तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी एसएसटी के अलग अलग चैप्टर जो है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।